लगी हुई थी कई कई किलोमीटर की। वो कहते कि दाने में नमी है, गेहूं में साइज छोटा है, चमक कम है, और गेहूं का भाव डाउन करके पूंजीपति सरसों का भाव बढ़ा देंगे, गेहूं का डाउन कर देंगे, वो लागत जो उनकी है वो बरोबर कर देंगे। लेकिन आम आदमी को मैं कहना चाहूँगा यही इनकी साजिश है, यही इनका टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, मैं मनोहर लाल खट्टर की इस बात का विरोध करता हूँ पूरे जोर तरीके से। वो मानवता की बात तो करते हैं, लेकिन वो मानवता के हत्यारे हैं। जब विरोध प्रदर्शन कर रहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे 80-80 साल के बूढ़ों के सिर पे वो लाठियाँ मारते हैं, तब उनकी मानवता और इंसानियत कहाँ जाती है। वो बेशरम और घटिया बेगैरत टाइप के लोग हैं। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम किसानों को वहाँ से उठा देंगे। मैं कहता हूँ कि आज संख्या चाहे बेशक कम हो इन तंबुओं में, लेकिन भाई एक बार इन तंबुओं को हाथ लगा के देख ले। ये तंबू नहीं, ये बम्बू हैं, ये 2-2 लाख के बम्बू हैं। हमारे गांव की जनसंख्या 10,000 है, हम यहाँ 10 आदमी है इस टाइम। अगर एक बार हमारे तंबू के हाथ लग गया तो 10,000 लोग 1 घंटे में, 1-2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, वो यहाँ पहुँच जाएंगे। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। हरियाणा हेडलाइन व मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम टिकरी बॉर्डर पर आए हुए हैं और किसान आंदोलन को चलते हुए 5 महीने के लगभग का समय हो गया है। अब 26 तारीख को 5 महीने हो जाएंगे और कोरोना काल भी चला हुआ है। आप देख रहे हो कोरोना के कितने आंकड़े आ रहे हैं दिन भर में। और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आह्वान कराया कि एक संदेश दिया है कि भाई किसान अपना आंदोलन ख़त्म कर दें, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है। इसकी स्थिति को देखते हुए अभी इसको आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। बाद में अगर स्थिति सही होती है तो फिर आपको जगह दे दी जाएगी, आप आंदोलन कर लेना। बहुत सारे सवाल हैं जो जानेंगे आज किसानों से भी, और किसानों की जो आगे की रणनीति है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले भाई राम राम। नमस्कार जी भाई साहब। मनोहर लाल जी ने एक बयान जारी किया, आपने भी देखा होगा कि भाई 1 सप्ताह का समय दे दिया गया किसानों को, अपना आंदोलन समाप्त कर लें, बाद में फिर आंदोलन कर लेना अगर आपकी कोई मांगे रह जाती। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं मनोहर लाल खट्टर की इस बात का विरोध करता हूँ पूरे जोर तरीके से। वो मानवता की बात तो करते हैं, लेकिन वो मानवता के हत्यारे हैं। जब विरोध प्रदर्शन कर रहे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे 80-80 साल के बूढ़ों के सिर पे वो लाठियाँ मारते हैं, तब उनकी मानवता और इंसानियत कहाँ जाती है। वो बेशरम और घटिया बेगैरत टाइप के लोग हैं। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम किसानों को वहाँ से उठा देंगे। मैं कहता हूँ कि आज संख्या चाहे बेशक कम हो इन तंबुओं में, लेकिन भाई एक बार इन तंबुओं को हाथ लगा के देख ले। ये तंबू नहीं, ये बम्बू हैं, ये 2-2 लाख के बम्बू हैं। हमारे गांव की जनसंख्या 10,000 है, हम यहाँ 10 आदमी है इस टाइम। अगर एक बार हमारे तंबू के हाथ लग गया तो 10,000 लोग 1 घंटे में, 1-2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार का चैलेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम यहाँ किसान और 100 करोड़ लोगों की जीवन को बचाने के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मंशा किसी को परेशान करने की, महामारी के नाम पे जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हम किसी को यहाँ, आपने देखा 5 महीने से क्या किसान किसी को परेशान करते हैं? नहीं करते। आप मानवता की बात करें, हम तो आंदोलन 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। आप हमारी ये मांग तो है नहीं, आप हमारी जो बातें हैं, मानवता के आप पुजारी हो, तो आप ये बिल वापस क्यों नहीं लेते? MSP लागू क्यों नहीं करते? क्या मानवता का ठेका और देश की जिम्मेवारी राष्ट्रीयता की क्या किसानों ने उठा रखी है? इस देश का बोझ, इसका मतलब सारी उम्र इस देश का नाटक तो करो देशभक्ति का आप, और बोझ ढोए हम क्यों भाई? क्या ये देश अकेला हमारा है? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं? क्या आप इस देश का खाते नहीं? आपने तो वो कहावत है, बोला जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मनोहर लाल जी, आप ऐसे घटिया और बेतुके बयान ना दें। किसान तभी घर जाएगा जब उसका फैसला होगा। जय जवान जय किसानों ने कहा कि भाई जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। गेहूं और सरसों की खरीद हो रही है और सरसों का भाव अच्छा मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, जो इस समय सरसों का भाव है वो लगभग 6,000 या उससे ऊपर जाने की संभावना है। हरियाणा में 2 ही फसल होती है, सरसों और गेहूं।
कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने प्राइवेट मंडी के तहत मंडी से बाहर सरसों खरीदी है, वो अपने मन चाहे भाव में खरीदेंगे। एक साल तो वो भाव बढ़ाएंगे। मान लिया अंबानी ने 1 लाख करोड़ रुपए की सरसों खरीद ली, बढ़ा के भाव उन्होंने निर्धारित किया। दूसरा है गेहूं, जो गेहूं सिलोज के अंदर जा रही है, वहाँ बहुत सारे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ कहते हैं कि आड़तियों की पर्ची लेके आओ। जब पर्ची लेके जाते हैं तो वहाँ हज़ारों किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी, कई किलोमीटर की। वो कहते हैं कि दाने में नमी है, गेहूं में साइज छोटा है, चमक कम है, और गेहूं का भाव डाउन करके पूंजीपति सरसों का भाव बढ़ा देंगे, गेहूं का डाउन कर देंगे, वो लागत जो उनकी है वो बरोबर कर देंगे। लेकिन आम आदमी को मैं कहना चाहूँगा, यही इनकी साजिश है, यही इनका टेक्निकल पॉइंट है। 2 तरह की टेक्निकल पॉइंट है। एक तो पंजाब के अंदर सरसों होती नहीं, आंदोलन हरियाणा की इसमें 100% भागीदारी है। हरियाणा आंदोलन में भागीदारी ना बने और सरकार के समर्थन में आ जाए, इस करके जो हरियाणा के सरसों की बेल्ट है उसका भाव बढ़ाया गया है, ताकि किसान खुश हो जाएं कुछ समय के लिए और इन कृषि कानूनों का विरोध ना करें, इसलिए सरसों का भाव बढ़ाया गया है। दूसरी बात, पूंजीपति जो देश को चलाते हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन्होंने देनी है। आज उन्होंने जो सरसों बढ़ते हुए दामों पे खरीदी है, कल भाव उन्हीं को ही निर्धारित करना है। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे तो वो इतने तो है नहीं भाई, 6,000 की सरसों ले ली और आज जो 150 रुपये का तेल है वो कल 100 रुपये में देंगे, ऐसा तो है नहीं। आज जो 150 का है कल वो 250 में मिलेगा। और जो सरसों के द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका रेट बहुत काफ़ी ऊंचे दामों पे होंगे। और महंगाई की मार, इन कानूनों का जो वजह है, जो इनका बुरा प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ेगा, 100 करोड़ लोगों के ऊपर, वो महंगाई की मार से मरेंगे। और ये जो सरसों का भाव इसलिए बढ़ाया गया है ताकि आगे जो इनके प्रोडक्शन है उनके ऊपर वो अपना लेबल लगा के महंगे दामों पे मार्केट में बेच सकें। जिस तरह खरीदारी हो रही है उसमें कुछ किसान प्रभावित भी हो रहे, छोटे हो चाहे बड़े हो, और आड़तियों ने कई जगह बंद भी किया था मंडियों को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे देश में जो कृषि योग्य भूमि है 80% किसान है जो वो 2.5 एकड़ तक सीमित है। और हमारे देश में 2 प्रकार की मार्केट है, एक डायरेक्ट मंडी और एक इनडायरेक्ट मंडी। डायरेक्ट मंडी वो है जो बड़े ज़मींदार है, 10 एकड़ से 5, 10 या 20, 50, 100 एकड़ के जो ज़मींदार है, मान लिया उन्होंने गेहूँ उगा दी, कई क्विंटल गेहूँ है, तो वो डायरेक्ट मंडी के अंदर लेके जाते हैं। जो आड़ती और APMC मंडी सरकारी खरीद पे वो बेचते हैं, उसको हम डायरेक्ट मंडी बोलते हैं। इनडायरेक्ट मंडी वो है जो 1 एकड़ 2-3 एकड़ का जो मालिक है, 1 एकड़ में जिसने गेहूँ बो दी तो घर अपने जो खाने के लायक है उसको रख के बाकी की वो गांव में ही बेच देते हैं, किसी पड़ोसी को दे देते हैं, किसी को थोड़ा थोड़ा करके वो गांव में बेच देते हैं, वो इनडायरेक्ट मंडी है। लेकिन इन कानूनों का प्रभाव जब MSP नहीं होगा, MSP बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो छोटे किसान भी इसमें बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। चाहे आपको 2 क्विंटल ही गेहूँ बेचनी पड़े तो आपको बिल्कुल डाउन रेट पे ही बेचने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट मंडी वाले मेरे भाव तोड़ दिया 1200 का और इनडायरेक्ट ने किसी को गांव में बेचनी है तो वो 2000 की बिकेगी, ऐसा तो है नहीं। जो मूल्य पूंजीपति निर्धारित करेंगे वो सब के ऊपर लागू होंगे। ये लोगों का एक वहम है जो ये कहते हैं कि भाई जो छोटे किसान है उनको नुकसान नहीं है, इसमें तो बड़े किसान नुकसान है। ये बीजेपी के जो लोग वर्कर हैं RSS संगठन के, ये लोगों को गुमराह करते हैं। गांव में जाते हैं, बड़े जमींदार को तो ये कहते हैं कि इसमें छोटे जमींदार को नुकसान है, छोटे जमींदार के पास जाते हैं वो कहते हैं कि इसमें बड़े जमींदारों को नुकसान है। ये लोग हमेशा देश को बांटने की और आपस में लड़वाने की, लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। मैं सभी किसान साथियों को, खेती पर डिपेंड, मैं यहाँ आंदोलन में इसलिए हूँ क्योंकि मैं खेती के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड हूँ, और जो लोग खेती के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड है उनका इसमें भागीदार होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन से जुड़े, ये मेरी उनसे अपील है। जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। पहले नाइट कर्फ्यू था, अब प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया है। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया और राजस्थान सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। तो आंदोलन किस तरह चलेगा? देखिए, पिछले 5 महीने की मशक्क़त के बावजूद बीजेपी सरकार इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाई। और मैं पहले ही वीडियो में भी कह चुका कि एक WTO की जो नीतियाँ हैं उसने हमारे देश की पूरी पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया है, और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी उसी का एक हिस्सा है। एक बात बताओ, विपक्ष का काम होता है अगर सत्तारूढ़ पार्टी कोई गलत नीति लेके आती है तो उसका विरोध करना। कोरोना अगर महामारी होती तो 1 साल कोरोना को हो गया हमारे देश में आए हुए, पहले भी लॉकडाउन लगा था।
हमारे देश में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। 1 साल के अंदर अगर ये बीमारी होती तो क्या नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए था कि हॉस्पिटल बनाए जाएं, गैस वो जो सिलेंडर ऑक्सीजन के वो लेके आए जाएं या स्टाफ को भर्ती किया जाए। वो कोरोना के नाम पे देश को मूर्ख बना रहा है और उसको साथ दे रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस सरकार। उनको बिल्कुल एक बात बताइए, अगर कोरोना बीमारी होती, कोरोना से मौत हो रही होती, क्या अमित शाह को मौत से डर नहीं लगता? नरेंद्र मोदी को मौत से डर नहीं लगता? नरेंद्र मोदी लाखों की भीड़ में जाता है, मास्क लगाता है, अमित शाह मास्क क्यों नहीं लगाता भाई? क्या अंजना ओम कसम मास्क लगाती है? ये एक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस की फ़ोटो उतार के डालते हैं, लेकिन ये चुनाव प्रचार में 100 इनके विधायक होते हैं या इनके प्रचारक होते हैं, एक ट्रॉली में इकट्ठे होते हैं। ये उस टाइम कोरोना कहाँ जाता है भाई? नरेंद्र मोदी को मौत से बहुत डर लगता है। अगर ये बीमारी होती ना कोरोना, अमित शाह तो घर से भी बाहर नहीं निकलते वो लोग। उनको पता है कि जो ये बीमारी है ये लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और अगर ये बीमारी है तो ये सवाल है कि 1 साल तक आप लोगों ने किया क्या? 5 स्टेटों में, दूसरा विपक्ष की साजिश, इसलिए 5 स्टेटों में इन्होंने चुनाव की घोषणा की कोरोना काल के दौरान। क्या किसी भी पार्टी ने चुनाव का बायकॉट किया? अगर विपक्ष देश का हितैषी होता और मान लिया अभी बीजेपी तो अंधी हुई है सत्ता में, लेकिन कांग्रेस ने क्या विपक्ष में होते हुए कोरोना का, अब भाई चलो कोरोना फैल जाएगा, हम भीड़ इकट्ठी नहीं करते, कोरोना के लिए हम इलेक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो भी रैलियां कर रहे हैं और सभी मिल के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। केजरीवाल लॉकडाउन लगा रहे हैं। केजरीवाल से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, जिस मोटरसाइकिल कार जिस आदमी का तू 2000 का चालान काटा है यार, उसके मोटरसाइकिल में तो 50 रुपये पेट्रोल भी को नहीं यार। पहले देश को रोजगार दो, रोजगार भत्ता दो। 2000 रुपये आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो, कोरोना के नाम पे लूट रहे हो, अपने खजाना भर रहे हो, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में आप लोग मशगूल हो। अगर केजरीवाल बीजेपी विरोधी होता तो राफेल के अंदर जो 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फ्रांस की एजेंसी ने यह साफ कहा कि इसके अंदर घोटाला हुआ है और भारतीय पीएमओ प्रधानमंत्री के निजी आदमी ने, इसके कंपनी ने जो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, उसने इसके अंदर घोटाला किया। पहले केजरीवाल धरना देता था, केजरीवाल ने राफेल घोटाले के अंदर एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? क्योंकि ये लोग सभी मिले हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि किसान आंदोलन सफल हो। लोगों को उनके जायज़, किसान और मजदूर इस देश की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। 60% जनसंख्या किसान और मजदूर की है। अगर किसान और मजदूर इस आंदोलन को जीत गए तो उनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा और इन गुंडों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। लोगों को अगर अपनी ताकत का, हाथी को अगर अपनी ताकत का पता चल गया तो वो एक जंजीर में तो बंद रहेगा नहीं। इसलिए किसानों से और मजदूरों से डर के ये सभी पार्टियां साजिश कर रही हैं इस आंदोलन तोड़ने के लिए, लेकिन ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। किसान मरने दम तक अपनी लड़ाई लड़ेगा। मतलब जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल्कुल भाई, घर वापसी की जब देखो कानून वापस करवाने के लिए घर से आए हैं, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते तब तक घर जाके हम करेंगे क्या? तो हम ये सभी पार्टियां विरोध करते हैं जो किसान के नाम पे जो लोग महापंचायतें करती हैं, विपक्ष ढोंग करती हैं। आप ये एक बात बताइए, खट्टर रैली कर रहा है, एक साइड दुष्यंत रैली कर रहा है, लोग उनका विरोध करें। उसी दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 रैली करता है हरियाणा में। क्यों करता है भाई? वो इसलिए करता है कि लोगों का ध्यान भट जाए। कुछ लोग तेरी रैली में आ जाएंगे और वहाँ पुलिस प्रशासन उनको घुसने नहीं देगी। ये प्री प्लान है सारी चीज़ें। सभी लोग चोर हैं। किसान और मजदूर को अगर बचना है इन गुंडे बेशरम लोगों से और देश को अगर बचाना है तो किसान जन आंदोलन आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। इसके अंदर हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश को बचाने की जिम्मेवारी हमारी है, पाकिस्तान और चाइना के लोगों की नहीं है, क्योंकि ये देश हमें देता है। इस देश में हम कमा के खाते हैं। अगर इस देश को हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा?